किसी भी इंसान के अंदर झांककर उसकी सच्चाई देख पाना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से कई बार कई मासूम अपनी जिंदगियां खो देते हैं। विश्वास इंसानियत का एक महत्वपूर्ण अंश है, जिसकी मजबूत नींव पर सदियों से समाज चलता आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश कई बार इसी विश्वास को ढाल बनाकर ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जाता है जिसे सुन के हम सबकी रूह कांप उठती है। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आप सबका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के आज के एपिसोड में। कंट्रोल रूम, केयर नगर थाने के पास एक लाश बरामद हुई है। नजदीकी पुलिस जल्द से जल्द पहुंचे। केयर नगर थाने के पास एक लाश बरामद हुई है। नजदीकी पुलिस जल्द से जल्द पहुंचे। हटिए। आई 4 बज गए, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा रुक बेटा, थोड़ा सा नाश्ता कर ले, दोपहर में भी तुमने कुछ नहीं खाया आई था। बहुत जरूरी क्लास है, कल भी तुमने खाने के चक्कर में मुझे लेट करा दिया था। मैं आके पक्का खा लूंगी। बेटा थोड़ा सा तो खा लेना, थोड़ा सा। तो बैग लेके कहाँ जा रही? हाँ, बोला था ना ये ट्यूशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर पे बैठ, स्कूल क्या जाने दिया, पढ़ निकाला है तेरे। दिन भर बस बाहर जाने का मौका चाहिए इसे, और कुछ नहीं है। सुनिए ना, जाने दीजिए इसे, स्कूल में टेस्ट है। तो चुप कर, असल मुसीबत की जड़ तो तू ही है। एक लड़का तो दे नहीं पाई मुझे। छोड़ना, क्या तू भी रोज रोज इसी किचकिच पड़ा रहता है। जी पढ़ना चाह रही है, पढ़ने दे। अरे जो करना है करे। इन दोनों माँ बेटी ने नाक में दम कर रखा है मेरा। नहीं होती तो अच्छा होता। अरे दादा, काजल बेटा, तुझे ट्यूशन जाना है ना? जा। अरे अरे काजल बेटा, नाश्ता। काजल काजल सुन तो। काजल बेटा, बेटा आराम से जाना। हाँ बाय। आई साहब, काजल 5:30-6 बजे तक ट्यूशन से घर लौट आती थी, लेकिन अभी रात के 9 बज रहे हैं, अभी तक घर नहीं लौटी है। अपने आस पड़ोस में चेक किया, कहीं ऐसा तो नहीं अपने किसी दोस्त के घर में खेल कूद रही? साहब हमने सब जगह पर देख लिया, वो किसी दोस्त के यहाँ नहीं है। हम ट्यूशन टीचर के पास भी गए थे, सब किसी को कुछ भी नहीं बता। आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा वगैरह? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है। और काजल, उसकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई मनमुटाव? साहब वो सिर्फ 13 साल की, उसकी किसी से क्या दुश्मनी होगी? साहब हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है, शुभम, 16 साल का है। 2 दिन पहले उसकी काजल के साथ कहासुनी हुई। सॉरी। अरे ये क्या काजल, दिमाग खराब है तेरा? और तूने जो किया, मेरा पूरा होमवर्क खराब हो गया। देख, मैंने तुझे जानबूझकर नहीं भिगाया। अरे पत्थर में पैर पड़ा और इसलिए तेरे पे पानी आ गया। आई एम सॉरी शुभम, मेरा सारा होमवर्क खराब हो गया, इसलिए मुझे तुम पे गुस्सा आ गया। इतने महंगे कपड़े, जूते सब खराब कर दिए। बेवकूफ लड़की, तेरे पापा तो इतने महंगे कपड़े खरीद नहीं सकते ना, इसलिए तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। और तुम तो 3 साल से एक ही क्लास में हो, इतने बड़े हो गए हो और अभी भी मेरी क्लास में हो। ओ शुभम, क्या बात कर रही है? तेरे मुंह पे बेइज्जती। क्या झगड़ा कर रही है? चल अंदर। ठीक है, हम शुभम से बात करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ याद आए तो हमें बताइएगा। ठीक है साहब। सर, काजल की फोटो आसपास के थानों में भेज दी है और नाकाबंदी भी कर दी है। काजल की फोटो को सभी चेक पॉइंट्स पर भी भेज दिया है। सर, आपको ये किडनैपिंग का केस लगता है क्या? काजल का बाप रवि एक फैक्ट्री में मामूली वर्कर है, माँ हाउस वाइफ है, फिरौती की रकम कहाँ से दे पाएंगे? अगर मकसद फिरौती नहीं है
तो इसका मतलब काजल को नुकसान पहुंचाने के इरादे से टारगेट किया गया है। और जब वजह दिखाई न दे तो अंजाम सोच से भी ज्यादा भयानक होता है। शुभम से बात करते हैं, फिलहाल तो हमारे पास वही लीड है। नहीं नहीं सर, हमारी लड़ाई हुई थी, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगा। काजल को आज ट्यूशन में देखा था? हाँ सर, मैंने देखा था उसे, मगर हमारी बात नहीं हो पाई। वो क्लास छुट्टी निकल गई थी। शुभम और ट्यूशन के बच्चों के बारे में पता करो, मामला संगीन है, खबरियों को भी इन्फॉर्म करो। ये केस प्रायोरिटी है, हमें जल्द से जल्द काजल को ढूंढ निकालना है। सर। 3 दिन बीत गए जादव, हमारे हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा। सीसीटीवी कैमरा? सर, ट्यूशन से लेकर घर तक के सारे रास्ते चेक किए, कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। आसपास के एरिया की चेकिंग जारी है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नया लगेगा इसके चांसेस बहुत कम है सर। समय निकलता जा रहा है जादव, हमें यह भी नहीं पता काजल इस वक्त कहां होगी, किस हाल में होगी। कोई लीड नहीं है हमारे पास। साहब, एक लीड है, एकदम सॉलिड वाली है। 6 महीने पहले काजल की कॉलोनी में एक कांड हुआ था, जिसकी वजह काजल थी। कैसा कांड? छह महीने पहले हमारे घर में पूजा थी, तब मैंने काजल को आस पड़ोस में प्रसाद देने के लिए भेजा था। सविता मौसी, सविता मौसी। तेरी कसम आई, मैं सच में ताक झाक नहीं कर रही थी। मुझे सच में नहीं पता था कि सविता मौसी वो, लेकिन आई तो ये बात धीरज काका को भी बताएगी। बिल्कुल बताएगी, दोस्त है मेरा धीरज। क्या बता सकते हैं नितिन कहाँ मिलेगा? सुना है आजकल वो जानीपुर में रहता है, चंदू के पास उसका पूरा एड्रेस जरूर होगा। साहब, जिस दिन काजल गायब हुई थी, उस दिन मैंने नितिन को काजल के ट्यूशन के बाहर देखा था। कहीं उसी ने तो हमारी काजल को। काजल कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब। 17 सितंबर की शाम 5:30 से 6:30 बजे के बीच में कहाँ था तू? मुझे याद नहीं आ रहा साहब, शायद काम पर था। काम? कौन सा काम? हम जानते हैं पिछले 6 महीने से तू किसी काम पर नहीं है। वो मेरा मतलब है कि मैं काम ढूंढ रहा था। 6 महीने पहले तक तेरे पास सब कुछ था, पैसा, अच्छी नौकरी, लड़की। अचानक सब छू मंतर हो गया। घर बैठे बैठे काफी फ्रस्ट्रेट हुआ होगा ना? हाँ, उस बेवकूफ लड़की की वजह से, काजल, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और उसका चाचा वो चंदू कुछ ज्यादा ही उछल रहा था। और इसी बात का बदला लेने के लिए तूने प्लान बनाया, काजल को किडनैप कर लिया। मैंने ऐसा नहीं किया साहब, मैं पिछले 6 महीनों से उस कॉलोनी में गया ही नहीं। कॉलोनी में नहीं गया? 17 सितंबर की शाम काजल की मां मनीषा ने तुझे उसी कॉलोनी में देखा था। क्या करने गया था वहां? सच सच बता दे, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि तू कुछ भी करने लायक नहीं रहेगा। अक्सर जाता हूँ, पर सिर्फ सविता को देखने के लिए। आई शपथ, मैंने कभी काजल के लिए बुरा नहीं सोचा। 13 साल की बच्ची, कातिल को जरा भी दया नहीं है इसे मारने। कितनी बुरी तरह से मारा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो जादव, मुझे इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। काजल की गर्दन पर रस्सी जैसी किसी चीज से गला घोटे जाने के निशान है। अपनी टीम से कहो आसपास का एरिया अच्छी तरह से सर्च करें। जी सर, टीम पूरी एरिया को अच्छी तरह से सर्च करेंगे।
छोटे से छोटा क्लू भी पीछे नहीं छोड़ेंगे सर। ये किलर जो कोई भी है उसे हर हाल में पकड़ना होगा। जी सर। हाँ बेटा पीहू, पहुंच गए घर? हाँ हाँ, अरे नहीं ऐसे ही किया था। नहीं भूलूंगा, मुझे याद है। कॉपी और पेंसिल ना, हाँ लेकर आऊंगा। लाऊंगा। हाँ ऐसे ही किया था। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना। पापा को भी काम है, अभी रखता हूं। बाय। गौरी, अब हमारा अपना घर होगा। अब डाउन पेमेंट कितना होगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख? हम थोड़े दिन बाद घर ले लेंगे, तब तक हम थोड़े पैसे भी जमा कर लेंगे। तो हमसे 1.5 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे? गौरी, जब हमारा अपना घर होगा और घर के बाहर गौरी निवास लिखा होगा ना, तो सब अच्छा हो जाएगा। जिंदगी का क्या भरोसा है, क्या पता कल तुम या मैं जिंदा रहे ना रहे, कुछ हो जाए तो सपना सपना ही रह जाएगा। आई बोल। आई खुशबू, खुशबू आई, आई खुशबू। हम यहाँ क्यों आए हैं? काजल के मर्डर से पहले उसके साथ कई बार रेप किया गया था। काजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या 5 दिन पहले हो गई थी, यानी कि उसकी किडनैपिंग के 2 दिन बाद 19 से 20 फरवरी के बीच। और जैसा कि हमें शक था, काजल का मर्डर रस्सी से गला घोंट कर किया गया है। सर, काजल के गले पर नायलॉन की रस्सी की ट्रेसेस मिले, येलो कलर की रस्सी। काजल के घर के आसपास बात करो, जिस दुकान पे भी इस तरह की रस्सी मिलती है उनसे पता करो। मुझे पिछले 15 दिन में जिस किसी ने भी इस रस्सी को खरीदा उन सबकी डिटेल चाहिए, शायद कुछ हाथ लगे। सर, ऐसे कैसे हो सकता है कि किलर को किसी ने भी नहीं देखा? हमारे हाथ में एक भी विटनेस नहीं है। कातिल बहुत शातिर है जादव, वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उस एरिया में सीसीटीवी कैमरास है ही नहीं। इसका मतलब उसने उस एरिया की रेकी की होगी, फिर पूरी प्लानिंग के साथ उसने काजल को किडनैप किया। सर, काजल की किडनैपिंग के वक्त उसने बिल्कुल भी शोर नहीं मचाया था। हो सकता है कि ये किडनैपर उसके जान पहचान वाला हो। मैं काजल की फैमिली और उसके आस पड़ोस के लोगों की डिटेल्स निकलवाता हूँ। जादव, जिस किसी पे भी शक है उठा लाओ उसे। पुलिस हर उस इंसान के बारे में पता लगा रही थी जो किसी भी तरह से काजल से जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी नजरों से दूर, सोच से परे एक और अपराध अपनी जड़ें बिछा रहा था। एक और मासूम का शिकार होने वाला था। पापा! लेकिन पुलिस को इसके बारे में दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं था। सर, काजल की कॉलोनी में एक पड़ोसी से पता चला कि काजल का बाप रवि बेटा चाहता था और मनीषा और काजल के साथ बुरा सलूक भी करता था। कभी कभार तो हाथ भी उठाते थे। इतनी छोटी सी बच्ची के ऊपर हाथ उठाता था? और वो चंदू, काजल का चाचा, रवि का छोटा भाई, वो भी कुछ अजीब है। उसे बच्चों से कुछ ज्यादा ही लगाव है।
हमेशा कॉलोनी के बच्चों के आसपास ही रहता है। कभी मिठाई तो कभी चॉकलेट देकर अपने पास बुलाता रहता है। लेकिन कभी किसी ने उस चंदू के खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर, जब हमें ये पता चला तो हमने कुछ और लोगों से भी पूछताछ की। उनका कहना था कि चंदू अजीब तो है पर उसने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। तो क्या सब गलत होने का इंतजार कर रहे हैं? यादव, ये भी तो हो सकता है कि काजल इसका पहला शिकार रही है। रवि काजल का सगा बाप है, काजल का रेप हुआ। एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है यादव। इंसान को जानवर बनने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। अरे साहब, आप असली मुजरिम को पकड़ने के बजाय हम लोग को फंसा रहे हैं। अरे मैं बाप हूं उसका, सोच भी कैसे सकते हैं आप ऐसा? हाँ साहब, ये सच है। मेरे पति को बेटा चाहिए था। काजल स्कूल जाए इसके लिए वो मान गए थे, लेकिन काजल का ट्यूशन जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका मानना था कि अगर काजल को इतनी आज़ादी देंगे तो वो बेलगाम हो जाएंगी। लेकिन साहब, मैं जानती हूँ मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी, वो तो सिर्फ पढ़ना चाहती थी। मनीषा जी, 17 सितंबर जिस दिन काजल गायब हुई, क्या उस दिन भी आपके घर में कुछ झगड़ा हुआ था? मेरा मतलब, आपके पति रवि ने काजल से कुछ कहा था? हाँ, मैं चिल्लाया था, बोला था ना ये ट्यूशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसके बाद तंग आकर मैं घर से बाहर निकल आया था। कहाँ गए थे और कितने बजे लौटे? वो शाम 6 साढ़े 6 बजे के करीब घर लौट आए थे। यानी कि आपका मतलब है जिस समय काजल गायब हुई आपके पति घर पे नहीं थे? पर इससे ये कैसे साबित होता है कि मैंने ही अपनी बेटी को मार डाला? आपको लगता है कि मैं इतना गिरा हुआ हूँ? वो मेरी बेटी थी, बेटी, सिर्फ 13 साल की मासूम बच्ची, और मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। सर, मेरे पति में लाख बुराई सही, लेकिन वो अपनी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हमें पता चला है कि चंदू का बच्चों के प्रति कुछ अजीब सा लगाव है। क्या कभी चंदू ने काजल को अजीब तरह से छूने की कोशिश की? मुझे नहीं लगता साहब। अगर मुझे ऐसा कुछ लगता तो मैं उसे अपनी बच्ची के आसपास भटकने तक नहीं देती। सच बोल रहा हूँ। साले कमीने, बच्चों की अश्लील वीडियो देखता है? तो साहब, मैं मानता हूँ कि मैंने वो वीडियो देखे थे, लेकिन साहब काजल वो तो मेरे भाई की बेटी है, उसके साथ कुछ करने की सोच भी नहीं सकता। मैं एकदम सच बोल रहा हूँ साहब। इसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। तब तक मारो जब तक ये सच ना बोले। साहब, सामने एकदम सच बोल रहा हूँ साहब। सामने दो साहब। बाबा, आप आ गए। तुम्हारा बायोलॉजी का टेस्ट था ना, कैसा गया? ठीक था बाबा। तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। बाबा 11 महीने हो गए, क्या ये कभी वापस नहीं आएगी? आएंगी बेटा, क्यों नहीं आएंगी? आज पूरन पोली बनाई थी, तेरे लिए ले आई। कृष्णा, जरा चाय बनाना। तृष्णा बेटा, रुक जाओ। विनू, वो आरना और रितेन घर पर अकेले हैं, कल परसों मिलते। मुझे लगता है ये विनय को ना गौरी को भूलकर अब आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अगर गौरी को लौट कर आना होता तो इन 11 महीने में लौट आती, तो पुलिस ने भी उसको ढूंढना बंद कर दिया। मतलब पुलिस भी जानती है कि वो अपने मन से भाग कर गई है। तेरी इस गौरी ने मुझ पर भी डोरे डालने की कोशिश की थी। शुक्र मना कि मैं उसके काबू नहीं आया। इंग्लिश टीचर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं और सारे लेक्चर्स फ्री गए। अरे यार श्रुति, क्या हुआ? मेरी बहन रानी के लिए कैंडी लेनी थी, पर दुकान तो पीछे ही छूट गई। अब इतनी दूर वापस चल के कौन जाएगा? एक काम करते हैं, तू जाकर लेके आ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, तेरी वेट कर रही हूँ। ओके। ये चंदू पिछले 15 दिन से हमारी हिरासत में है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं आया। कन्फेशन मिलना मुश्किल है।
जी सर, जय हिंद सर। एक और बच्ची? और चाहिए? मेरे पास बहुत सारा है। हाँ, ये मेरे फेवरेट है। पता है, मेरी गाड़ी में बहुत सारा रखा है, आ देता हूँ। एक और बच्ची किडनैप हुई, इसका नाम श्रुति, टीलागंज एरिया से। हमें टीलागंज की पुलिस के साथ मिलकर काम करना होगा। एक और मासूम उस जानवर के शिकंजे में फंस गई थी और इस बार भी ये शिकार दिन दहाड़े खुले आम हुआ, वो भी श्रुति के घर से 5 मिनट की दूरी पर। पिछली जीत उसके सर चढ़ने लगी थी, वो खुद को भगवान मानने लगा था, इतना शक्तिशाली जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। पुलिस पहली बच्ची काजल को बचाने में नाकाम थी। गौरी के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं पता था और अब तीसरी बच्ची भी किडनैप हो गई थी। क्या था आखिर श्रुति के नसीब में आगे? क्या ये केसेस आपस में जुड़े हुए थे या पुलिस अलग अलग क्रिमिनल से डील कर रही थी? क्या पुलिस गुमराह होकर सच में गलत राह पर चल पड़ी थी, या इस केस का और भी भयानक रूप अब तक किसी के सामने नजर नहीं आया था? सर, ये बच्ची है श्रुति सिंह, उम्र 10 साल। कल दोपहर को लगभग 1 बजे के आसपास जब ये स्कूल से लौट रही थी, इसे किडनैप कर लिया गया। बेटा, श्रुति कहाँ है? उसे स्कूल से आने में लेट होगा क्या? आंटी, मैं श्रुति से बात नहीं करूंगी। उसने बोला था वो मेरे लिए वेट करेगी, पर वो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? वो कोई अंकल थे। कौन अंकल? पता नहीं। मैं जब कैंडी लेकर मुड़ी तो मैंने देखा वो उनके साथ जा रही थी। मैंने उसे बहुत आवाज दी, फिर भी वो नहीं रुकी। सर, मैंने मीना से पूछताछ करी लेकिन हमें कुछ खास पता नहीं चला। उस आदमी का कोई ट्रेस मिला? नहीं सर, ये आदमी बहुत ज्यादा शातिर है। शर्मा, तुम्हें क्या लगता है श्रुति और काजल, इन दोनों का किडनैपर सेम है? सर, किडनैपर का विक्टिम प्रोफाइल काफी सिमिलर है। काजल और श्रुति दोनों की एज लगभग बराबर है सर, 10 साल और 13 साल। किडनैपिंग का तरीका भी बिल्कुल सिमिलर है सर। किडनैपर आया, बहुत आराम से लड़की को उठाया और हवा में गायब सर। किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, और बाद में इन दोनों की फैमिलीज को कोई रैंसम की कॉल भी नहीं आई। सिमिलरिटीज तो है, पर हमें इतनी जल्दी कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए। कहीं हम एक ही आदमी को ढूंढते रहे और किलर विक्टिम का कोई अपना ही हो। एक काम करते हैं, केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। राइट सर। रुकिए। आपके लिए मैंने पुलिस से झूठ बोला। जिस दिन काजल का कत्ल हुआ आप घर नहीं आए थे। कहीं पुलिस जो कह रही है वो सच? क्या बोला तूने? वो तो पुलिस वाले हैं, उनका काम है शक करना, पर तू ऐसा कैसे सोच सकती है? दोबारा ऐसी बकवास की ना तो जान से मार दूंगा। एक तरफ काजल की मौत की खबर से मनीषा और रवि के बीच की दरार और बढ़ रही थी, और दूसरी तरफ पुलिस के पास एक और दिल दहलाने वाला केस आया। शहर से दूर डेड बॉडीज मिली, एक नहीं बल्कि 2। किलर का लगता है, फॉरेंसिक के लिए भेजो इसे। सर। हाँ सैनी। श्रुति की कॉलोनी में काफी पूछताछ की, एक इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। क्या इन्फॉर्मेशन? श्रुति के पड़ोस में एक कपल रहता है, मंजू और किशन पाटिल नाम का। इनके अपने कोई बच्चे नहीं हैं और श्रुति का इनके घर काफी आना जाना था, यहाँ तक कि वो अपने घर से ज्यादा इन्हीं के घर पे रहती थी। देख श्रुति, तेरे लिए भजी लाई। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। तुम्हें श्रुति को हमेशा के लिए पास रखना। हो सकता है इन दोनों ने श्रुति को गायब किया है ताकि उसे अपने पास रख सके। इन दोनों के बायोडाटा निकलवा और पुलिस स्टेशन बुलवा। सर। सर, उस औरत का नाम गौरी शिंदे था और वो बच्चा उसका बेटा था, रुजुल शिंदे। कुछ 11 महीने पहले गौरी के पति विनय ने उन दोनों की मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी। 11 महीने? जी सर। तब आप इस ब्रांच में नहीं थे, पर मुझे केस थोड़ा याद है। गौरी अपने बेटे को लेकर मार्केट के लिए निकली अपने घर से, पर वापस नहीं लौटी। कोई सस्पेक्ट? सर, हमने उसकी फैमिली और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ भी की थी, पर कुछ खास हाथ नहीं लगा था। उन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? कल तक मिल जाएगी। ओके।
सर, मंजू और किशन पाटिल के घर पे ताला लगा हुआ है। पड़ोसी ने बताया कि वो लोग यहाँ से 9 अक्टूबर की रात को ही चले गए थे। बोला कि कुछ फैमिली इमरजेंसी है। 9 अक्टूबर मतलब श्रुति के गायब होने से ठीक एक दिन पहले। परफेक्ट सेटअप है। क्या पता ये फैमिली इमरजेंसी सिर्फ एक बहाना था, असल में वो लोग कहीं कहीं आसपास रुके थे और मौका पाते ही श्रुति को लेकर भाग निकले। हो सकता है सर, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कहाँ गए हैं और उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। इन दोनों के मोबाइल नंबर ट्रैकिंग पे डालो और जैसे फ़ोन स्विच ऑन हो मुझे बताना। सर अब मैंने बहुत सोचा, ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता जो मेरे गौरी और रुजुल के साथ ऐसा कुछ कर सके। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि कोई उनके साथ ऐसा जानवरों जैसा सुलूक क्यों कोई ऐसा शख्स जिससे तुम्हारी दुश्मनी रही हो या फिर गौरी के साथ किसी का झगड़ा हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। उस दिन भी गौरी ऐसे ही मार्केट गई। विनय, मैं मार्केट जा रही हूँ। अच्छा, मार्केट जाते जाते बैंक हो आना, वो किस्त जमा करने की तारीख पता करनी है ना। लेकिन बैंक तो दूसरी तरफ है, मैं तो बस यहाँ मार्केट तक जा रही हूँ। एक काम करती हूँ, मैं बैंक कल चली जाऊंगी। कोई बात नहीं। चलो बाय बाय बोलो पापा को। वो आखिरी बार था जब मैंने उन दोनों को देखा था। सर, ये तो आपको पहले भी बताया था। आप फोन पे भी पूछ सकते। वैसे आपको कातिल के बारे में कुछ पता चला? मेरा मतलब आपको शक है किसी? हमें जैसे कुछ पता चलेगा विनय, हम आपको बता देंगे। सर, गौरी और रुजुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मर्डर 5 दिन पहले हुआ, रस्सी से गला घोंटकर, अराउंड 5 से 6 अक्टूबर के बीच। रिपोर्ट के मुताबिक गौरी की बॉडी पे काफी असॉल्ट मार्क्स। सर, मैंने गौरी के पति विनय और उसके बहनोई शंकर से भी बात की। विनय तो शोक में था, पर उसका बहनोई शंकर मुझे कुछ गड़बड़ लगा। एक काम करो, उस्मान से कह के शंकर का काला चिट्ठा निकलवाओ और मुझे अपडेट देते रहना। जी सर। हाँ शर्मा, बोलो। क्या? सर आइए। शर्मा, सिचुएशन बहुत डेंजरस होती जा रही। कातिल के मुंह खून लग चुका है। अगर श्रुति और काजल का हत्यारा एक ही है तो आई एम श्योर वो अपना अगला शिकार बहुत जल्द करेगा। ये बैग लेके कहाँ जा रही है? बोला था ना, ये ट्यूशन व्यूशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिन भर बस बाहर जाने का मौका चाहिए इसे, और कुछ नहीं है। साहब, अभी आपने मेरे को इधर क्यों बुलाया? मुझे पता चला कि तू गौरी को बहुत ज्यादा ही पसंद करता था। उसके दोस्त ने बताया कि उसकी शादी से पहले तू उस पर डोरे भी डालता था, लेकिन उसकी मौत की खबर सुनकर ज्यादा दुखी नहीं हुआ तू। उसकी ना बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसे जान से मार डाला, है ना? अरे साहब, कुछ भी बोल रहे हैं आप। ठीक है, गौरी मुझे पसंद थी, सुंदर थी, मेरा दिल आ गया था उसको। पर साहब, मैंने कभी उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। इसलिए क्योंकि तू उसकी बहन का पति है? नहीं साहब, इसलिए क्योंकि मुझे कभी गौरी के साथ जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। साहब, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, पर आपको एक बात बोलूं, वो जितनी भोली दिखती थी ना, उतनी थी नहीं। मुझे भी देर हो रही है, मैं भी चलती हूँ। अरे कहाँ हो? अच्छा ठीक है, चली जाना। मैंने तेरी मनपसंद पूरन पोली बनाई है, मैं अभी डब्बे में पैक करके तुझे देती हूँ। ताई, अरे रुक ना 2 मिनट, 2 मिनट। चिकन भी ले गया। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे, यही मैं चिल्लाऊंगी अब। छोड़िए मुझे, मैं विनय को बोल दूंगी सब। क्या नाटक कर रही है तू? ये जानता हूँ मेरे को पसंद करती है, बस बोलती नहीं है। ये आप ही बोलो साहब, गलती उसकी थी या मेरी? गलती उसी की थी। सबके सामने खींचकर थप्पड़ मारना चाहिए था तुझे, तब तेरी अकल ठिकाने आती। जो भी है साहब, पर मैंने गौरी का किडनैप नहीं किया और ना इसका खून किया है। साहब, मेरे पास कोई वजह ही नहीं थी उसको मारने की। थी, गौरी ने तुझे धमकी दी थी कि वो तेरे बारे में विनय को सब कुछ सच बता देगी। तू डर गया, तेरा भांडा फूटने वाला था और बदनामी होती वो अलग। ऐसा कुछ हो उससे पहले ही तूने गौरी को किडनैप कर लिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। और आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है क्या? अभी तो नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि इस मर्डर के पीछे तेरा हाथ है तो तुझे बचकर जाने भी नहीं दूंगा, इतना याद रख ले। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मुझे लगता नहीं है चंदू अपना मुंह खोलेगा। सर, श्रुति के मर्डर के समय चंदू पुलिस कस्टडी में था।
तो ये खूनी कैसे हो सकता है? सैनिक, मंजू और किशन पाटिल, इन दोनों के बारे में कुछ पता चला? नो सर, उन सबके फोन अब भी बंद आ रहे हैं। इन दोनों केसेस में कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। यादव, दोनों क्राइम स्पॉट्स जहां से हमें श्रुति और काजल की डेड बॉडीज मिली हैं, उसके आसपास का एरिया दोबारा से सर्च करा। लेकिन सर सर्च क्या करना है? पान मसाला के रैपर्स। इन दोनों के क्राइम स्पॉट्स के आसपास जितने भी पान मसाला और के रैपर्स मिलते हैं वो सब मुझे चाहिए, जल्द से जल्द। मेरा हंच सही है शायद। इसी ब्रांड का रैपर मैंने रुजुल की पॉकेट से बरामद किया था और यही सेम रैपर्स मैंने वहां देखे थे जहां से श्रुति और काजल इन दोनों की बॉडीज हमें मिली थी। और अब उन लेंस में भी हमें यही रैपर मिले जहां से श्रुति और काजल को किडनैप किया गया था। लेकिन सर ये तो बहुत ही कॉमन ब्रांड है, मुझे नहीं लगता कि ये तीनों केसेस आपस में कनेक्टेड है। नहीं जादव, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है क्योंकि रुजुल और गौरी को जहां से किडनैप किया गया था वहीं पीछे एक दरगाह है। जाहिर सी बात है दरगाह के आसपास इत्र की दुकानें होती हैं। श्रुति की बॉडी पे से मुझे एक इत्र की स्मेल आ रही थी। हालांकि उस समय मैं उस बात को कनेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन अब मेरी समझ में आ रहा है हो सकता है कि वो इत्र अपना किलर इस्तेमाल करता हो। सर ये तो ब्लाइंड गेम है। आई नो ज्यादा, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास यही एक थ्योरी है और इसी थ्योरी को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। चारों की हत्या नायलॉन की रस्सी से गला घोंट कर की गई और ये चारों किडनैप होने के बाद जैसे हवा में गायब हो गए। श्रुति, काजल और गौरी को बार बार रेप किया गया। सर विक्टिम प्रोफाइल डिफरेंट है। श्रुति और काजल माइनर्स है पर गौरी ग्रोन अप है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे केसेस आपस में कनेक्टेड हैं। अभी के लिए मान लेते हैं इन सारे केसेस में एक ही हत्यारा है, सीरियल किलर। उसका प्रोफाइल तैयार करते हैं। मेल 35 से 42 साल के बीच। करेक्ट, क्योंकि गौरी की उम्र 32 साल की थी। उसे कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रांग आदमी चाहिए। शर्मा, तुम उस इत्र के पीछे लगो जो मैंने श्रुति की बॉडी पे स्मेल किया था। वो एक खास तरह का मिक्सचर था, ऊद और मस्क का। इत्र शॉप्स में जाके उसके बारे में पता करो। पर सर शहर में तो बहुत सारी इत्र की दुकानें। जानता हूं, जहां से रुजुल और गौरी गायब हुए थे वहां से शुरू करो। सर मैंने तीनों विक्टिम काजल, श्रुति और गौरी के घर के आसपास के सभी पान की दुकानों पर पूछताछ की, पर प्रॉब्लम वही की वही है। ये ब्रांड काफी कॉमन है। इतने बड़े भीड़ में अपने किलर को ढूंढ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस सीसीटीवी फुटेज में भी कई लोग पान मसाला खाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं है। सर निशाना लग गया, इत्र की दुकान का पता चल गया। ऊद और मस्क का मिक्सचर है साहब। एग्जैक्टली वही खुशबू है। हमें उन सभी लोगों के नाम और नंबर चाहिए जो ये वाला इत्र इस्तेमाल करते हैं। ठीक है साहब। सर ये वाला है। अभिनव वर्मा जी बताइए। आप एलएनसी बैंक की टीलागंज वाली ब्रांच में काम करते हैं? जी मैं वहाँ पे ब्रांच मैनेजर। केएन नगर के पास एक दरगाह है जहाँ एक इत्र की दुकान है। क्या अक्सर आप वहाँ से इत्र खरीदा करते हैं? हाँ सर, वो तो बहुत पुरानी दुकान है, मैं हमेशा वहीं से खरीदता हूँ। इस घर में आप अकेले रहते हैं? नहीं, मैं मेरी माँ के साथ रहता हूँ। एक्चुअली उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो मेरी बहन के पास रहने गई हैं। मिस्टर वर्मा, क्या आप बता सकते हैं कि 17 सितंबर की शाम आप 5:30 से 6:30 बजे के दौरान कहाँ थे? बैंक में ही रहा हूँगा सर। नॉर्मली सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मैं बैंक में ही होता हूँ। आप चाहे तो लॉगबुक चेक कर सकते हैं। और
10 अक्टूबर की दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच में आप कहाँ रहे होंगे? प्रॉब्लम क्या हो गई? आप लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? दरअसल एक मर्डर के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और आपको लगता है कि मैंने मर्डर किया है? एक्चुअली हमें एक लीड मिली थी जिसको फॉलो करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। एनीवेज, कोऑपरेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ सर 17 लोगों से पूछताछ कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी से कुछ पता नहीं चला है। अब तो मुझे भी लग रहा है कि जादव सही बोल रहा है सर। इन तीनों केसेस का ना आपस में कोई कनेक्शन नहीं। सर मुझे लग रहा है हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अंधेरी गली में निशाना साधा वो शायद गलत था। हमें फिर से ग्राउंड जीरो पे आके इस केस की शुरुआत करनी होगी। मैं आपको ही कॉल करने वाला था। आप बैंक जाके ना कुछ पेपर साइन कर लीजिए, लोन आपका ऑलमोस्ट पास है। पर हाँ, 5 बजे के पहले पहुंच जाइएगा, वरना इंटरेस्ट दुगना हो जाएगा। मैं अभी घर पे पेपर भूल आया हूँ, तो 5 मिनट में पेपर्स पिक करके बैंक चलते हैं। आइए मेरे साथ ही चल लीजिए ना। जैसे मैंने हासिल किया, गौरी को मैंने सब कुछ दिया सर, और बदले में मैं क्या चाहता था? जब चाहूँ जहाँ चाहूँ उसके साथ खेल सकूँ। उसका छटपटाना, दूर भागना, ये सब मुझे और आकर्षित करने लगा था उसकी तरफ। तो फिर तूने गौरी को मारा क्यों? इनफैक्ट गौरी से पहले काजल को क्यों मारा? क्योंकि वो मेरे सर का दर्द बन चुकी थी सर। तूने गौरी को इतने टाइम तक जिंदा रखा, उसके बेटे का इतना ख्याल रखा, वो भी 11 महीने तक। फिर ऐसा क्या बदल गया जो तूने उन दोनों को मार डाला? क्योंकि सर मैं थक गया था। रुजुल का रोज रोज का रोना धोने से छुटकारा पाना चाहता था, पर मेरे अंदर कुछ बंधा हुआ सा था जो मुझे उन्हें मारने से रोक रहा था। जब मैंने पहली बार काजल को मारा तो वो टूट गया। आप लोग क्या लेंगे, चाय? एक्सक्यूज मी। पर उसकी वो पायल, पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मैं उसके बाद उसे भूल ही नहीं पाया। कुछ अलग सा ही नशा था, ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय मुझे वही दिखाई देती थी। मैं उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था। काजल, श्रुति, प्रिया 10 से 12 साल की थी, बच्चियां ही क्यों? क्या ना सर, इंसान रोज दाल चावल खा के चेंज तो चाहता ही है ना। मुझे अब बिरयानी खानी थी। बिरयानी खानी थी? बिरयानी खाएगा? बिरयानी खाएगा? दरअसल तू इंसान है ही नहीं, जानवर से भी बदतर है तू। एक जानवर के पागलपन और स्वार्थ की वजह से 3 मासूम बच्चियां, एक मासूम बच्चा और एक लाचार औरत अपनी जिंदगियों की जंग से हार गए। इन सभी के सामने इनकी आगे की पूरी जिंदगी पड़ी थी। किसी विक्टिम के पति और बच्चे थे, किसी के माँ बाप थे, एक परिवार था जिन्हें वो पीछे छोड़ गए। दुनिया में अभिनव जैसे कई दरिंदे हैं जो बिना पलक झपकाए बड़े से बड़ा अपराध कर जाते हैं, और इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी आंखें खुली रखें, अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर पूरी नजर रखें। किसी भी इंसान पर आसानी से विश्वास करने से पहले आप 2 बार सोचें। क्या और क्यों जैसे सवाल पूछने से नुकसान नहीं होता, बल्कि कुछ बुरा होने से आप रोक सकते हैं। साथ ही अपने बच्चों को समझाएं कि अगर कोई अनजान आदमी कुछ सामान देकर या कोई कहानी सुनाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है तो किसी भी हालत में उसके साथ न जाएं। और अगर कोई जोर जबरदस्ती करता है तो जोर जोर से जितना चिल्ला सकते हैं उतना चिल्लाएं। ये बातें हम सबको पता है, लेकिन जरूरी है कि हम अपने बच्चों के सामने इन बातों को दोहराते रहें ताकि ये बातें उनके जहन में उतर जाएं और उनके नेचुरल रिफ्लेक्स का हिस्सा बन जाएं। सर, इस लॉकडाउन में प्रदूषण ही नहीं, क्राइम भी कम हो रहा है। एकदम ठीक बोला गुप्ता। पिछले 1 महीने में सिर्फ 3 मर्डर और 2 रेप केस रिपोर्ट हुए अपने थाने में। हेलो, क्या ये पकड़? हाँ सर।
2020 एक ऐसा साल जिसने दुनिया भर में लोगों की आदतें, सोच और पूरी की पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। कोरोना के पहले की और बाद की जिंदगी में तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं हम सब। एक तरफ हमारा देश लॉकडाउन से निकलकर अनलॉक की तरफ बढ़ रहा था, वहीं एक ऐसी घटना हुई जिसने इंसानियत को शर्मसार ही नहीं किया बल्कि हमारे समाज के सामूहिक चरित्र पर सवालिया निशान लगा दिए। हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पे काफी वायरल हुआ था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। बीच बाजार में एक लड़की को गोलियों से छलनी कर दिया गया। लोग तमाशबीन बने रहे, कोई बचाने नहीं आया। ये अपराधी इस तरह की हिम्मत, ये दुस्साहस कहां से लेकर आते हैं? और ज्यादा डरावनी बात यह है कि जुर्म के ऐसे वारदात अब हमें चौंकाते भी नहीं, जैसे कि अब हम आदी हो चुके हैं इनके। ये केस सिर्फ एक हिंसक अपराध को नहीं दर्शाता, बल्कि ये हमारे अंदर पनप रही असंवेदनशीलता को भी उजागर करता है। ये केस 2020 के भारत की एक डरावनी तस्वीर दिखाता है। जंग दो देशों के बीच में नहीं है, जंग औरत और जुर्म के बीच में चल रही है। कौन थी वो लड़की जिसके साथ ये सब हुआ? क्यों की गई थी उसे खामोश करने की कोशिश? अंकुर की कहानी से हमें एक सबक मिलता है। बचपन से ही लड़कों को टफ बनाने की नसीहत दी जाती है। हम लोगों ने तो काम भी जेंडर में बांट दिए हैं। अब कोई लड़का कुकिंग या सिलाई में इंटरेस्टेड है तो है, काम का कोई जेंडर नहीं होता। एम आई राइट? अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। अंकिता, कॉलेज के लिए देर हो रही है बेटा, जल्दी करो। आई माँ। कैसी टीचर है ये? कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती है पर खुद की सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। अरे वाह मम्मी, आलू पराठा गरम है। अरे विमल, ये क्या कर रहा है? ये तेरी दीदी के लिए है, उसे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है बेटा। सब अंकिता दीदी के लिए, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। पहले अंकिता की तरह मेहनत कर और अपनी पहचान बना, है ना? उसके बाद तुझे भी रिस्पेक्ट मिलेगी, हमसे ही नहीं बाकी सबसे भी। अरे पापा, क्यों प्रेशर डाल रहा है विमल पर? विमल, तेरे लिए बाद में बनाती हूँ, ले तू खा ले बेटा। अंकिता, सारे स्कूल और कॉलेज के लेक्चर ऑनलाइन चल रहे, तेरा कॉलेज ही अजीब है। अरे तू भी तो घर से ऑनलाइन क्लासेस कर सकती है ना, हैं? बेटा फिक्र होती है तेरी। पापा, फिक्र की कोई बात ही नहीं है। हम सारे गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। क्लास में सिर्फ 10 बच्चे ही अलाउड हैं और हम सोशल डिस्टेंसिंग भी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। वैसे भी पापा, स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर है ना, तो उनके करियर का सवाल है। सबकी फिक्र करती है, थोड़ी अपनी भी फिक्र किया कर। उसके लिए आप लोग हो ना। पीछे का अच्छा सुनना, कल का अभी याद है कितना मैं एक मैजिक दिखाता हूँ इससे। साइलेंस प्लीज, सब लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं कैसे पढ़ाऊंगी आप सबको इस तरह से? प्लीज एवरीवन। देखो मैडम को गुस्सा आ गया। गुस्सा नहीं, अभी तरस आ रहा है, वो भी तुम्हारे फ्यूचर पे। अब पढ़ाई पे ध्यान दो। ओए देखना कैसा है। ओह माय गॉड, फोटो पे थोड़ा सा काम करना है। ये क्या है? आपका नाम तो लिखा नहीं है मैंने, और वैसे भी आप इतनी सुंदर नहीं हो कि मैं आपकी फोटो बनाऊंगा। अंकिता, बस तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। आखिर बच्चे ही तो हैं। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। भैया भैया भैया, आप मेरे को मोती नगर तक छोड़ दोगे क्या, आगे तक? अरे भाई तुम गलत रास्ते पे हो, मोती नगर उधर है। अरे भाई, गलत रास्ते पर तो तुम आ गए हो।
एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, ये थ्योरी पिछली बार एग्जाम्स में आई थी। सो बहुत मजा आ रहा है ना आप लोगों को, लेकिन याद रखना 25% मार्क्स इंटरनल हैं, वो इंटरनल के मुझे आपको देने हैं आपके ये क्लास परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। ये अभी देख हमको धमकी दे रही है। धमकी नहीं दे रही हो, सच कह रही हो। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हैं। यस, नॉट इंटरेस्टेड। तो चलो आज फिर कुछ बातें कर लेते हैं। चलो बातें करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि मैं अपना एक सीक्रेट आप लोगों से शेयर करूंगी और उसके बाद आप अपनी बातें मुझसे शेयर कर सकते हैं। जब मैं 16 साल की थी तभी आपको पहला प्यार हुआ था, है ना मैडम? जब मैं 16 साल की थी तब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। अंकिता मेरी बात तो सुनो, लिसन टू मी प्लीज। अंकिता, कितनी बार सुनूं मैं तुम्हारी बात? जवाब भी तो दे चुकी हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अंकिता मैं अपने भाई जैसा नहीं हूँ। वो तुम्हें देखने आया, पापा ने दहेज मांगा, गलत किया, लेकिन तुमने उनका जिस तरह से जवाब दिया, तुम्हारी उसी बहादुरी की वजह से मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ नवीन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज मेरा पीछा मत करो, प्लीज। अंकिता मेरी बात। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ, दिन दहाड़े पब्लिक प्लेस में एक लड़की पर गोलियां चलाई गई। गोलियां मारने वालों का मंसूबा साफ था, उन्हें उस लड़की को मारना था। एक के बाद एक उस पे गोलियां दागी गई। गोलियों की आवाज, लड़की की चीख, खून का वो मंजर कई लोगों ने देखा और वो बस देखते ही रहे। और लड़की वहां सड़क पर पड़ी पड़ी तड़पती रही, किसी ने कुछ नहीं किया। अरे क्या हुआ, ये जिंदा भी है या नहीं? अरे क्या हो गया ऐसे? कोई मारकर चला गया। साहब यहाँ से मैं भागते हुए आया, फिर देखा तो यहाँ पे एक वैन खड़ी हुई थी। फिर साहब यहाँ पे लड़की की लाश पड़ी हुई थी साहब। और वैन का रंग? हल्के हरे रंग की थी साहब। वो लड़की कौन थी, कुछ आइडिया? नहीं साहब, उसको तो मैं नहीं जानता। सर मैं लड़की की चीख सुनकर यहाँ भागकर आई, देखा तो 2 लड़के गाड़ी में बैठकर भाग गए। वहाँ देखा तो लड़की पड़ी थी। आप लड़की को जानते हैं? नहीं सर, मैं नहीं जानती। दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पे अलर्ट भेजो, कोई भी हल्के हरे रंग की वैन बिना चेकिंग के बॉर्डर क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यस सर। लड़की को कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए? लड़की अभी कोमा में है, 5 गोलियां लगी थी। बच तो जाएगी ना? अभी ये कहना मुश्किल है। लड़की की सांस अभी तक चल रही है, ये एक मिरेकल ही है। ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज्ड हैं। एक तस्वीर ले सकते हैं? हमें शिनाख्त के लिए ज़रूरत है। जी आइए।
जितनी जल्दी हो सके। सर ये देखिए, इस लड़की का वीडियो सब जगह वायरल हो रहा है। एक बात होता है, ये लड़की को उठाने ही आए थे, लड़की ने मना किया होगा और गोली मार दी। सर लड़की जब वैन से निकली तब उसका पर्स और मोबाइल उसके पास नहीं था, वैन में ही रह गया। अगर होता तो पहचान करने में आसानी होती। अब आसान हो या मुश्किल, शिनाख्त तो करनी होगी ना। जी सर। ये तस्वीर उस एरिया में सब जगह सर्कुलेट करो। आई एम श्योर कोई ना कोई इस लड़की को जरूर पहचानता होगा। यस सर। ये शूटआउट जो बीच सड़क में हुआ एक सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर तो हुआ, लेकिन सही हाथों में पहुंचने की जगह ये क्लिप एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन के चक्कर लगाती रही। शूटआउट में मची अफरा तफरी ने क्राइम सीन को कॉन्टामिनेट कर दिया था। अगर टाइम से पुलिस को वो सीसीटीवी फुटेज मिला होता तो शायद वो टाइम पर गुनहगारों को पकड़ पाते। पुलिस से भारी चूक हुई थी, लेकिन जिन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे वायरल किया उनकी भी कोई नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए थी ना। शायद उन्हें तय करना चाहिए था कि ये वीडियो पहले उनके दोस्त के पास पहुंचना चाहिए या पहले पुलिस के पास पहुंचना चाहिए। यहाँ पे जो घटना हुई इसी सीसीटीवी फुटेज की है ना? नहीं मैम। झूठ बोलता है, वो वीडियो इसी सीसीटीवी फुटेज का है। एविडेंस है ये। पुलिस को देने के बजाय तूने उसे फॉरवर्ड कर दिया, एविडेंस को वायरल कर दिया है तूने। मैंने तो सिर्फ अपने दोस्त को शेयर किया था, मुझे नहीं पता ये आग की तरह कैसे फैल गया। ये वही लड़की है जिसको गोली मारी गई थी। अब इसका चेहरा देख और सच सच बता, जानता है इसे? हाँ मैडम, इन्हें रोज NRS कॉलेज की ओर जाते देखता हूँ। उस कॉलेज में स्टूडेंट है या टीचर ये नहीं पता। 190 रुपये बहन जी। अरे ओ बहन जी, अपने छुट्टे पैसे तो लेके जाइए। ये तो अंकिता है, असिस्टेंट प्रोफेसर है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। वो ठीक तो है ना? सर हालत बहुत नाजुक है। वी नीड टू गेट इन टच विद हर पेरेंट्स। आपके पास उसके पेरेंट्स का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर होगा, प्लीज दीजिए। क्या अंकिता अस्पताल में है? आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। जी मैं बस अभी आता हूँ। पहले आप ये बताइए कौन से अस्पताल में है वो? कैसा लग रहा हो? एकदम हीरो जैसा। मैं तो ऐसा ही। पंकज, क्या चल रहा है ये सब? मैं तो बस ऐसे ही। एक मिनट, और तू क्या मेरे बॉयफ्रेंड पे डोरे डाल रही है? अगली बार अगर तू इसके आसपास भी दिखी ना तो तेरे इस बालों में ना मैं चिंगम चिपका दूंगी। अरे हम तो बस टाइम पास कर रहे थे। शांत रह, तू निकल यहाँ से, हट। और तू टाइम पास कर रहे थे? हाँ, तुम्हारा ना बहुत हो गया। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। आई हेट यू। सर अंकिता बहुत ही मेहनती लड़की थी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई इस पर गोली क्यों चलाएगा। अंकिता का किसी से कोई अफेयर या कोई झगड़ा? सर कंफर्म तो कुछ नहीं पता, लेकिन कई टीचर्स का मानना है कि दीपांकर और अंकिता के बीच में कुछ था और पिछले 15 दिन पहले कुछ। बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, अब आइंदा से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। सर मैंने अंकिता को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा। ज़रूर दीपांकर ने कुछ गलत किया होगा। मैंने अंकिता से बात करने की कोशिश भी की पर उसने टाल दिया। सर वो प्रोफेसर दीपांकर। सर अंकिता एक अच्छी प्रोफेसर है। शुरुआत में स्टूडेंट उसे काफ़ी तंग करते थे, लेकिन उसने उन्हें बहुत प्यार से समझाया। लेकिन मैं प्यार की नहीं, तकरार की बात कर रहा हूँ। वो तकरार जो आपके और अंकिता के बीच में था। ऐसी कोई भी तकरार नहीं थी, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? वो मैं अंकिता को लेकर काफ़ी कंसर्न था। कुछ बदतमीज स्टूडेंट्स थे जो अभी भी बाज नहीं आ रहे थे। वो अंकिता को टीज करते थे। एक दिन मैंने उन्हें बहुत डांटा, स्ट्रिक्ट वार्निंग भी दी, लेकिन अंकिता उल्टा मुझ पर गुस्सा हो गई। मैंने मांगी थी क्या तुम्हारी हेल्प? नहीं ना, और मैंने कहा था ना कि मैं हैंडल कर लूंगी। लेकिन अंकिता, वो लड़के अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रहे थे। अगर उन्हें रोकता नहीं ना तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाती। दीपांकर, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। इनफैक्ट 16 साल की उम्र से अपने सारे प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर रही हूँ मैं, और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कोई भी हेल्प, प्लीज। लेकिन अंकिता, बस जितना मुझे कहना था मैंने कह दिया है। अब आइंदा से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बस सर, इसी बात को लेकर थोड़ी नाराजगी थी, बाकी हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, स्टूडेंट्स को अंकिता से क्या प्रॉब्लम थी? सर शुरुआत में जब अंकिता यहाँ आई थी तो स्टूडेंट उसे सीरियसली नहीं लेते थे, उसे बहुत तंग करते थे।
लेकिन अंकिता ने बहुत प्यार से सारी सिचुएशन को टैकल किया। जो उसे चिढ़ाते थे बाद में वही स्टूडेंट उसके फैन बन गए थे सर। तो 5 फैक्टर थ्योरी में किसी को कोई डाउट है क्या? नो मैम। एक्रोनिम याद रखना, ओशन, ओशन, O फॉर ओपननेस, C फॉर कॉन्शियसनेस, ओके? किसी को कोई डाउट? नो मैम। सर अंकिता सबकी फेवरेट बन गई थी। इस प्रोफेसर की बातों पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। डिटेल्स निकलो इसकी। ओके सर। सर अंकिता से काफी प्रोफेसर जलते होंगे। एक तो 10-15 साल छोटी लड़की और स्टूडेंट्स के बीच में ज्यादा पॉपुलर और सैलरी भी उनके जितना कमा रही थी। सो दैट डजंट मीन कि कोई इसको गोली मार दे। सबकी डिटेल्स निकलो, पियान, लाइब्रेरी, क्लर्क, सबसे बात करो। ओके सर। सर अंकिता जिन लोगों की लेक्चर्स ले रही थी उन सबसे भी बात कर रहे हैं, उन सबकी डिटेल्स निकलवाइए। और अंकिता के साथ जो दूसरी लड़की थी उसके बारे में जल्द से जल्द पता करो, वो इस केस की अहम कड़ी साबित हो सकती है। ओके सर। सॉरी, प्लीज प्लीज अंकिता। अरे मैम कहाँ जा रही है? वो मेरी बेटी अंकिता, वो अंदर है। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे एक बार उसे मिलना है। ऑपरेशन चल रहा है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। ऑपरेशन? किस बात का ऑपरेशन? गोली लगी है ना उसे। गोली? हाँ। किसने मारा मेरी बेटी को? ये क्या बोल रही है? मुझे एक बार उसे मिलना है, मुझे उसे मिलना है। मैं कह रही हूँ मुझे उसे मिलना है, मैं आपके साथ। क्यों नहीं मिल सकते? मिल सकते। आ जाओ, आ जाओ। गायत्री, गायत्री, गायत्री। क्या आजकल के मुजरिम को कानून का कोई डर नहीं रह गया है? हमारे विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार जो खबर आई है उसमें अभी जो लड़की मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही है उसका नाम अंकिता सिंह है। अंकिता? दीदी सब पूरी प्लानिंग की गई थी। नंबर प्लेट भी फेक लगाया हुआ था। असली नंबर के आखिरी 3 डिजिट 031 दिखाई दे रहे हैं सर। जितने भी गाड़ियों के लास्ट डिजिट 031 है, सबकी स्कैनिंग करो। 1 मिनट, गाड़ी की नंबर प्लेट के साथ छेड़खानी की गई है, तो हो सकता है 08 हो। जितनी भी गाड़ियों के लास्ट डिजिट 031, 831 है, सबकी स्कैनिंग करो। ओके सर। सर अंकिता के साथ जो दूसरी लड़की थी उसकी फोटो आसपास के एरिया में शेयर की है, खबरियों से भी कहा है। जल्दी कुछ पता लगना चाहिए। अंकिता के स्टूडेंट्स, उनसे बात है? सर एक लड़का है जिगर, वो कुछ कहना चाहता है। अंकिता मैम बहुत अच्छी थी सर। पहले मैं उन्हें बहुत परेशान करता था। उनकी जगह कोई और टीचर होती तो वो मेरे घर पे कंप्लेन करती थी या फिर मुझे सस्पेंड करवा देती, लेकिन अंकिता मैम ने ऐसा नहीं किया। वो हमेशा हमें समझने की कोशिश करती थी। वो हमारी दोस्त बन गई थी सर। हमारी क्लास का हर स्टूडेंट मैम से कुछ भी शेयर कर सकता था। वो मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। हाँ बोलो जिगर। वो मैम, जिगर टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बताओ। हाँ तुम पहले बैठो बैठो। मैम जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था ना, तो मुझे ना बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था। वहाँ एक दिन ना मेरे जो सीनियर स्टूडेंट्स थे वो रात को मेरे कमरे में आ गए और फिर मेरे कपड़े फाड़ दिए। और जिगर तुम बहुत ब्रेव हो जिगर, बहुत ब्रेव हो। एक बात मानोगे मेरी? ये बात अपनी फैमिली से शेयर करो। अगर अपनी फैमिली से छुपाओगे ना तो अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। यू हैव टू रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम द ट्रॉमा। और मैं अकेला नहीं हूँ सर। आप मैम का ब्लॉग पढ़ेंगे तो आपको कई सारे स्टूडेंट्स की ऐसी स्टोरीज मिलेगी। मैम हमारे नाम बदलकर हमारी स्टोरीज अपने ब्लॉग पर शेयर करती थी ताकि दूसरे स्टूडेंट्स उसे पढ़ के मोटिवेट हो सकें और अपने अंदर के फियर से फाइट कर सकें। कौन सा ब्लॉग? अंकिता की कॉल डिटेल्स आ गई है। 2 नंबर है जिनकी कॉल पैटर्न्स थोड़ी अजीब है। एक है पंकज त्यागी। इस नंबर पर पिछले 1 हफ्ते में अंकिता ने 11 बार कॉल किए हैं। और वो दूसरा नंबर? सर ये है, कोई नवीन है, लेकिन सर ये पंकज का एकदम ऑपोजिट केस है।
पिछले एक हफ्ते में नवीन ने अंकिता को 41 बार कॉल किए हैं। और नवीन और अंकिता में कभी भी 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं हुई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंकिता ने खुद कभी नवीन को फ़ोन नहीं किया। अंकिता लगातार कॉल कर रही थी पंकज को। तो क्या ये कोई लव ट्रायंगल है? अंकिता ने अपने ब्लॉग पर 5 स्टोरी शेयर की। पहली स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जैसे मोलेस्ट किया गया। अंकिता ने उसकी स्टोरी उसका नाम बदलकर शेयर किया। बट वी नो हु दिस गाइस, जिगर। सर, इन कहानियों का अंकिता पे गोली लगने से क्या कनेक्शन हो सकता है? अंकिता सोशली एक्टिव थी। वो स्टूडेंट्स पर होने वाले जुर्म से पर्दा उठा रही थी। हो सकता है उसने किसी अब्यूजर को बेनकाब किया हो, और जिसे बेनकाब किया उसी ने अंकिता पर हमला किया। सर, जिगर ने तो अपनी कहानी आके हमें खुद बता दी, लेकिन हम बाकी के सारे स्टूडेंट्स से कैसे बात करेंगे? अंकिता तो अपने ब्लॉग में रियल नाम यूज करती नहीं थी। हमें स्टूडेंट्स से मिलकर उनको कन्विंस करना पड़ेगा। अब ये सेकंड स्टोरी देखो। जयंती नाम की लड़की की है जिसे उसका फादर ही मोलेस्ट कर रहा था। जयंती की कहानी काफ़ी दुखद थी, लेकिन वो अब अपने पिता के चंगुल से आज़ाद है। उसकी माँ ने अपनी बेटी पर विश्वास किया और अपने पति से अलग हो गई। अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, पर रोशनी को रोक नहीं सकता। ज़रूरत है बस कोशिश करने की। और तीसरी स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसे ब्लैकमेल करके सेक्स ट्रेड में धकेला गया, लेकिन अंकिता ने उसे कोई नाम नहीं दिया। ऑनलाइन डेटिंग के जाल में एक लड़की बुरी तरह फंस गई। उसके पार्टनर ने उसका वीडियो बना लिया था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अपनी अय्याशी के लिए उसका सौदा कर रहा था। मैं इस लड़की को आज़ाद करवा कर रहूंगी। सर, अंकिता तो आउट ऑफ द वे जाके सबकी मदद कर रही थी। जाहिर सी बात है, इस नेक काम में उसने कई दुश्मन बनाए होंगे, और हो सकता है अंकिता पर हमला उन्हीं में से किसी ने किया हो। सर, हमें अंकिता के सारे स्टूडेंट्स से बात करनी होगी और उनसे जानना होगा कि अंकिता उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक्शन क्या ले रही। करेक्ट। जिगर से कहो सब स्टूडेंट को इकट्ठा करें, मैं उनसे पर्सनली बात करूंगा। गो। सर। हेलो सर, गोली चलाने वाले जिस कार में फरार हुए थे, हमें वो कार मिल गई है। हाईवे से थोड़ा दूर लवारिश पड़ी मिली। वहाँ हाईवे पर आसपास कोई सीसीटीवी है? नहीं सर, लेकिन एक आई विटनेस मिला है सर, जिसने इसी गाड़ी में से 2 आदमियों को उतरकर बाइक पर जाते हुए देखा है, लेकिन वो बाइक का नंबर नहीं देख पाया। मैंने खबरियों को बाइक की तलाश में लगा दिया सर। इतना तो तय है कि अंकिता पर यह हमला बदला लेने के लिए किया गया था। सर्च करते रहो। आज की डिजिटल दुनिया में 4G 5G की स्पीड से भाग रहे हम। दुनिया बहुत तेज हो गई है, लेकिन दूसरों के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। किसी की तकलीफ समझना, किसी के लिए मदद का हाथ बढ़ाना, करना तो हम सब ये चाहते हैं, करना भी चाहिए, पर वास्तव में क्या हम ये करते हैं? अंकिता एक ऐसी अनोखी लड़की थी जो सिर्फ खुद के लिए नहीं जीती थी। उसे दूसरों के दर्द का एहसास था। उसे कोई क्यों दर्द पहुंचाना चाहेगा? कोई उस पे जानलेवा हमला क्यों करेगा? सवाल कई सारे थे। अंकिता की जिंदगी से जुड़े कई सारे राज अभी खुलने वाले थे। एक और पुलिस तहकीकात में जुटी थी, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स अंकिता की जान बचाने में लगे थे। जितनी जिंदगियों को अंकिता ने छुआ था, वो सब उसके लिए दुआएं मांग रहे थे। हमें पता चला कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने अंकिता मिस से अपनी स्टोरी शेयर की थी। हमें शक है कहीं उन पर यह हमला इसी वजह से तो नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स कौन कौन है? डोंट वरी, आपका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा और ना ही आपकी आइडेंटिटी रिवील की जाएगी। बोलिए। रिमेंबर, अंकिता मिस ने कभी आपकी मदद की थी। आज उनके गुनहगारों को पकड़ने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। लड़के ने पेरेंट्स ने हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा कर दिया है। तेरी वजह से। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम, मेरा नाम मीतू है। मेरे फादर को उनके किए की सज़ा दिलवाई थी अंकिता मैम ने। मैम, कहीं मेरे फादर ने तो अंकिता मैम पर हमला नहीं करवाया? आई एम नॉट श्योर, पर जिसने भी करवाया है उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। आपको अपने बेटे पर शक क्यों? क्योंकि इसी की बेवकूफ़ी की सज़ा भुगत रही है हमारी अंकिता। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। कमल, अंकिता पर हमला किसने किया था तुम जानते हो? जी, हम कॉलेज के दोस्त मिलकर ये सब करते थे।
पैसों के लिए छोटी मोटी रॉबरी और बाइक लूटते थे। जब ये बात अंकिता दीदी को पता चली तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी। हम सब माइनर थे इसलिए जुवेनाइल होम भेजे गए। मैंने अंकिता दीदी से वादा किया था मैं ये काम दोबारा कभी नहीं करूँगा, मगर मोनू वो दीदी पर गुस्सा था और जुवेनाइल होम से भाग गया, कभी पकड़ा नहीं गया सर। तो ये हमला मोनू ने किया? हाँ सर, उसी ने किया होगा। कहाँ मिलेगा मोनू? पता नहीं सर, मोबाइल भी बंद करके बैठा है। लेकिन हमारा एक और दोस्त है गोलू, वो जानता होगा कि वो कहाँ पर है। गोलू का एड्रेस है? हाँ सर। एड्रेस सर बोलो। सर, अंकिता ने जिन जिन लोगों की मदद की थी सबने आकर अपनी डिटेल्स दे दी है, सिवाय वो बेनाम लड़की। वो अब तक सामने नहीं आई है जिसे अंकिता सेक्स ट्रेड से बचाना चाहती थी। तो फिर वो लड़की कौन हो सकती है? अरे नाजिया, मेरी बच्ची कितनी खूबसूरत लग रही है तू। अरे बहुत ही खुशकिस्मत है जो इतने बड़े और पैसे वाले घर में तेरा रिश्ता हुआ है। तू तो बस अपने शौहर और उसके घर वालों को खुश रखना। अरे सुनो। हाँ सब, इस लड़की को तुमने ऑटो से छोड़ा था? हाँ सब, इस लड़की को तो मैंने छोड़ा था वहाँ। लेके चलो मुझे वहाँ, चलो। अंकिता देख मैं तेरे लिए क्या लाया। फिर क्या है? खोल के तो देख। गुलाब। देखो अंकिता, आई लव यू। प्लीज प्लीज, सॉरी, प्लीज माफ कर दो ना। बस 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 बस, ठीक है, तुमको माफ किया। सर, मैं डर गई थी। क्या तुमने देखा कि गोलियां किसने चलाई? सर, जिसने गोली चलाई थी उसका मुंह ढका हुआ था, लेकिन उसके एक हाथ में उसने ब्रेसलेट पहना था जिस पे सनम लिखा था और कुछ उर्दू से भी छपा हुआ था। बोल। सर, मोनू ने मुझे बोला था अंकिता दीदी का रूटीन निकालने को। मोनू ने हमला किया अंकिता पे? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। मैंने उससे पूछा भी था कि तू क्या प्लान कर रहा है, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या बात है मीतू, क्या कुछ ऐसा है जो तुम हमें बताना चाहती हो? बोलो, डरो मत। मैम, अंकिता मैम ने हमसे अपना एक सीक्रेट शेयर किया था। शायद उस बात का इस केस से कुछ लेना देना हो। कैसा सीक्रेट? जब मैं 16 साल की थी तब मेरा रेप हुआ था। क्या? 16 साल की उम्र में अंकिता का रेप हुआ था? हमें नहीं पता था कि अंकिता के साथ ऐसा कुछ हुआ था। आपकी अपनी बेटी। हाँ बोलो। सर, उस बाइक को पीला कुआं की ओर जाते हुए देखा गया, लेकिन उस बाइक ने पीला कुआं का टोल प्लाजा क्रॉस नहीं किया। सर, हो सकता है कि उस बाइक ने बीच में कहीं पे रास्ता बदल लिया हो। मतलब वो बाइक राजनगर और पिलखुआ के बीच में ही कहीं है। 2-3 पेट्रोलिंग टीम बनाओ और ढूंढो उन्हें। याद रहे, वो किसी भी सूरत में बच के नहीं निकलने चाहिए। वो बाइक और बाइकर्स मुझे चाहिए हर हाल में। ओके सर। कौन बोल रहा? सर, मैं वही गुमनाम लड़की हूँ जिसकी कहानी आपने अंकिता मैम के ब्लॉग पर पढ़ी थी। गोविंद नगर पुलिस स्टेशन में अंकिता मैम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी मेरे लिए। आपको वहाँ से सारी डिटेल मिल जाएगी। आपको ब्लैकमेल कौन कर रहा था? वो कॉलेज का एक नेता था, वीरेंद्र प्रताप उर्फ अज्जू सिंह। मैं और कुछ नहीं कह सकती, पर आप अंकिता मैम के गुनहगार को जरूर सजा दिलवाइएगा। हेलो सर, जागृति ने गोली चलाने वाले की शक्ल तो नहीं देखी, पर यह कहा कि जिसने भी गोली चलाई थी उसके हाथ पर एक ब्रेसलेट था जिस पर सनम लिखा था और कुछ उर्दू में भी लिखा था। एक काम करो,
इस खबर को मीडिया में लीक कर दो। लेकिन सर इससे तो क्रिमिनल अलर्ट हो जाएगा। डू इट। ओके सर। और हाँ, मुझे वीरेंद्र मिश्रा उर्फ अज्जू सिंह की डिटेल चाहिए। उसकी डिटेल्स गोविंदनगर पुलिस स्टेशन से मिल जाएगी, वहाँ उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर, नवील मिल गया है जिसने पिछले हफ्ते अंकिता को कई सारे कॉल्स किए थे। सर मैंने कुछ नहीं किया। पिछले एक हफ्ते में तुमने अंकिता को कई बार कॉल किया, क्यों? स्टॉक कर रहा था उसे? सर प्यार करता था उससे, अभी भी करता हूँ। दहेज की वजह से उसने मेरे भाई का रिश्ता ठुकरा दिया था सर। उसकी यही बात सर मुझे बहुत अच्छी लगी थी, शादी करना चाहता था सर उससे, लेकिन वो हमेशा मेरे प्यार को ठुकराती रही सर। इसलिए तूने उस पर हमला किया, गोली चला दी? नहीं सर, मैंने कोई हमला नहीं किया। पंकज कौन है? विश्वसनीय सूत्रों से ये पता चला है कि अंकिता सिंह पे जिस लड़के ने गोली चलाई थी उसने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना। पिछले हफ्ते में अंकिता ने आपको कई बार कॉल किया। अंकिता और आपके बीच में क्या रिश्ता? सर प्यार करते थे हम लोग एक दूसरे को। तब हम सिर्फ 16 साल के थे, लेकिन जी जान से चाहते थे एक दूसरे को। सर हमारे प्यार को किसी की नज़र लग गई। उस हादसे के बाद हम दोनों अलग हो गए, लेकिन 2 हफ्ते पहले ही अंकिता ने मुझे सोशल मीडिया पर ढूंढ निकाला और हमने सालों बाद बात की। अंकिता चाहती थी कि हम मिलें, पर मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे इस हाल में देखे। मैं जानता था कि अंकिता मुझे इस हाल में भी खुशी से अपना लेती, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता था। मैंने मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी वो मुझे फ़ोन करती थी। हेलो, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। और आप सब लोगों को भी मुबारक हो। मंगनी के इस पाक मौके पर तुम लोगों का क्या काम? और क्या तुम जानते नहीं आज मेरे भतीजे की मंगनी हो रही है? चाचा जी दफा का नहीं रहे। और तुम अंदर कैसे चले आए? किसने बुलाया तुम्हें? मैंने ही पुलिस को बुलाया है फारूक। नाजिया तुमने? मैं तुम जैसे इंसान से कभी मंगनी नहीं करूंगी। अंकिता सिंह पे जिस लड़के ने गोली चलाई थी उसने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना था और उस ब्रेसलेट पे सनम लिखा था और उर्दू वर्ड के कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। अगर आप में से किसी ने भी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जिसने ऐसा कोई ब्रेसलेट पहना हो तो कृपया जो नीचे दिए गए नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करें। नाजिया हमने क्या किया है? नाटक बंद करो फारूक। लगता है मेरा तोहफा तुम्हें रास नहीं आया। पोल खोदी तुम्हारी इसी तोहफे ने। ये वही ब्रेसलेट है जो मैंने इसे दी थी तोहफे में और इस पे उर्दू में इसका नाम लिखवाया था, फारूक। और किसी की जान लेने की कोशिश करने के बाद यहाँ मुझसे मंगनी करने आए हो। कितने घटिया इंसान हो तुम। फारूक, मेरी बेटी किडनैप होने वाली बात को तो 8 साल हो चुके हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा वो अतीत हमारी जिंदगी में फिर से कहर बनकर टूटेगा। अरे कोई है? मेरी बच्ची किडनैप हो गई है। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? अरे कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है यार? मेरी साहब कब आएंगे? आप मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए ना, जब तक वो नहीं आते तो। मेरी बच्ची गुम हो गई है। अरे कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? कोई नहीं सुनेगा आपकी। अगर आपने हमारी नहीं सुनी तो। क्या बोल रहे हैं आप? दरअसल हमारे भतीजे फारूक से गलती हो गई है। उसका दिल आ गया है आपकी बच्ची पर, इसीलिए उसे उठा लिया। आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द सही सलामत आपकी बच्ची आपके पास पहुंच जाएगी।
लेकिन अगर आपने पुलिस में कंप्लेंट की तो हमारे फारूक से ज़्यादा नुकसान आपका होगा। अंकल जी, अंकिता के बालिग होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। 18 की होते ही उठा ले जाऊँगा। और देखिए, परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, अब निकाह तो मुझसे ही होगा। अंकिता का नया नाम भी सोच लिया है, अंकिता उर्फ अरफा। हमारी बच्ची को से बचाने के लिए हमने मेरठ ही छोड़ दिया और गाजियाबाद आ गए। हमारी बच्ची का उस कमीने ने क्या हाल कर दिया है। कई बार कहा अंकिता से कि मुझसे निकाह कर ले, पर वो समझ ही नहीं रही थी। इतनी रिक्वेस्ट भी की पर कुछ काम नहीं आया। तो नाजिया से मंगनी कर रहा था, फिर अंकिता को क्यों मारा? नाजिया से मंगनी तो मैं परिवार के दबाव में कर रहा था। प्यार तो मैं अंकिता को ही करता था, और अपने पहले प्यार को भुलाना आसान नहीं होता। कैसे बर्दाश्त कर लेता कि मेरे होते हुए अंकिता किसी और की हो जाती? नहीं, मुझे ये मंजूर था ही नहीं। तो ही था ना वो जिसने अंकिता का रेप किया। उसे शहर से बाहर भगा कर लेके हर जगह ढूंढता रहा मैं अपनी अंकिता को। 8 साल तक तड़पा, फिर एक दिन अंकिता सोशल मीडिया पर नजर आई। पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी मेरी अंकिता, और मैं पहुंच गया उसके पास। तुम जानवर हो, तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। मेरे सब्र को मत आजमा अंकिता, 1 महीने की मोहलत देता हूँ, निकाह के लिए राजी हो जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना समझाने की कोशिश की अंकिता को, पर वो मेरे प्यार को समझ ही नहीं रही थी। 1 महीने की मोहलत भी दी मैंने उसे कि निकाह के लिए राजी हो जा, और आज 1 महीना पूरा हुआ। मजबूर था मैं। अगर अंकिता के रहते निकाह कर लेता या मंगनी करता तो मेरे प्यार की हार होती। इसलिए मैंने एक कन का जुगाड़ किया और अपने आप को अंकिता के प्यार के बंधन से और अंकिता को उसकी जिंदगी से आजाद कर दिया। मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। उसकी ना में ही हाँ छुपी है। मतलब क्या है इसका? ना का मतलब ना ही होता है। लेकिन हमने अक्सर ये लाइनें फिल्मों में सुनी है, तालियां भी बजाई हैं सुन के। लेकिन कहीं ना कहीं यही डायलॉग्स हमारे समाज में मर्दों की सोच बताते हैं। एक लड़की की ना एक लड़के के लिए ईगो इशू क्यों बन जाती है? एक लड़की की मर्जी, उसकी पसंद नापसंद मायने क्यों नहीं रखती? ये सवाल पूछना जरूरी है, इसका जवाब जानना जरूरी है। हमें मानना होगा कहीं ना कहीं हम अपनी परवरिश में चूक रहे हैं। बच्चे अपने आसपास के माहौल से, अपने घर से ही ये सब सीखते हैं। जब बच्चे अपने से बड़ों में देखते हैं बात बात पे लड़ना, जिद करना, लड़कियों पे भद्दे कमेंट्स करना, लड़कियों का मजाक उड़ाना, उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है, मर्दों का ऐसा ही बिहेवियर होना चाहिए। और यहीं से हम गलत परवरिश की शुरुआत करते हैं। एक माँ, एक बहन, एक फीमेल कॉलीग या आपकी दोस्त, वो सब इस समाज में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। उनका अपना एक वजूद है एंड दे डिजर्व योर रिस्पेक्ट। औरत को देवी मत मानिए, इंसान मानिए। बदलाव की शुरुआत यहीं से होगी। हम कहते हैं कि औरत और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, पर इस बात पर हम अमल नहीं करते। 2020 खत्म होने जा रहा है। आइए 2021 में हम खुद से ये वादा करें कि हम अपनी सोच को बदल देंगे और हर औरत जो अपने ऊपर हो रहे अन्याय को एक आम बात समझकर नजरअंदाज कर देती है, अब से वो इन बातों को नजरअंदाज नहीं करेगी। 2021 की औरत ये मान लेगी कि वो अबला नहीं है। अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पे वार, अब हर औरत का भार।
जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।